हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हम बॉटनी का पार्ट डिस्कस करेंगे। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी प्लांट पैथोलॉजी के जो शॉर्ट क्वेश्चन है सेक्शन ए में, जो रिटन एग्जाम होगा जिस यूनिवर्सिटी में, जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में भी होगा और भी अदर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, जौनपुर है, सब इनमें लिखित पेपर होने वाला है। तो जिसमें लिखित पेपर होगा रिटन, उसमें शॉर्ट नोट्स 2 नंबर में और 5 नंबर के क्वेश्चन और वेरी लॉन्ग, जो बहुत ही बड़े क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लगभग 500 वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना रहेगा। तो ये कैसे हम लिखेंगे ताकि पूरे नंबर मिले। तो आज हम प्लांट पैथोलॉजी के जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट वाले, वो सभी डिस्कस करेंगे बहुत ही कम समय में। और मैं सारे ट्रिक बताऊंगा किस तरह से आपको लिखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा किस तरह से आपको उत्तर लिखना है कॉपी में। अगर आप इसी तरह से लिख के आएंगे तो 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो दोनों 2 के 2 नंबर मिलेंगे। वैसे जनरली बीएससी में 2 में 1 ही मिलता है, नंबर बहुत ज़्यादा कट जाते हैं, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो। डिटेल में जब पूरा मतलब मेन टॉपिक जो पूछा जा रहा है, मेन पॉइंट सभी लिख के आओगे तभी पूरे नंबर मिलेंगे। और ऐसा भी नहीं कह सकते हो कि आपको नंबर पूरे नहीं मिलते हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये प्रूफ हो चुका है। मेरे खुद केमिस्ट्री में 50 में 49 नंबर आ चुके हैं, 50 में 49 मार्क्स मिले थे मुझे केमिस्ट्री में। तो पूरे में पूरे मतलब 100% भी आप ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर बढ़िया से लिख के आते हो। ठीक है, राइटिंग की कोई विशेष ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी बहुत अच्छी नहीं बनती फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वरना कोशिश करो फिलहाल सही लिखने की, बस अक्षर समझ में आए कि क्या लिखा है, वर्ड समझ में आ जाए और सही चीज़ें लिखी हो, जो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में वही आप लिखे हो अगर, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो इसमें शॉर्ट नोट में पहले क्वेश्चन सबसे अच्छा बनता है प्लांट पैथोलॉजी से, व्हाट इज फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी से आप क्या समझते हैं। जैसे पैथोलॉजी तो अलग चीज़ है, लेकिन पैथोलॉजी में प्लांट पैथोलॉजी है जिसको फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं, और जू पैथोलॉजी। तो फाइटोपैथोलॉजी क्या है, इस पे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट। तो ये साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हम डिजीज़ के बारे में और जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं उनका किस तरह से वो इन्फेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी रोकथाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, आंसर नंबर डालेंगे, फिर लिखेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर मतलब प्रकृति उसकी कैसी है, एंड डेवलपमेंट एंड कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज इज नोन एज फाइटोपैथोलॉजी। पादप रोगों की जो प्रकृति है, उसकी डेवलपमेंट है, किस तरह से डेवलप हो रहा है वो डिजीज़, और उसका कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम फाइटोपैथोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। फाइटोन्स मीन्स होता है प्लांट, फाइटो वर्ड जानते ही होंगे, प्लांट के लिए यूज किया जाता है। पैथोस मीन्स सफरिंग, लोगोस मीन्स नॉलेज। ठीक है, ऐसे प्लांट जो डिजीज से सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं फाइटोपैथोलॉजी। द प्लांट पैथोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु इज़ द मास्टर ऑफ द साइंस ऑफ फाइटोपैथोलॉजी। जो फाइटोपैथोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट क्या होते हैं पूछ सकता है, व्हाट इज़ पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट हमारे और आपके जैसे व्यक्ति ही होते हैं, पर्सन है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे आज पढ़ रहे हैं, इसी में से कुछ जाके आगे डॉक्टर बनेंगे, कुछ प्रोफेसर बनेंगे तो पढ़ाएंगे लोगों को, कुछ रिसर्च में जाएंगे, ठीक है। हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट हैं भी इस टाइम में, मेरे दोस्त हैं कई सारे, तो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। बॉटनी में भी है, जूलॉजी में भी कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में भी कई सारे कर रहे हैं। मेरे कुछ फ्रेंड यूएस में हैं, ठीक है, वहाँ भी बायोटेक्नोलॉजी के जो है रिसर्च के लिए गए हुए हैं। तो इस तरह से आप लोग भी आगे, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होगा, अलग अलग आप लोग कार्य करोगे। तो इसी तरह से जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, ये भी क्या होते हैं, मनुष्य ही हैं, जो कि फाइटोपैथोलॉजी विज्ञान जो है इसके मास्टर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मास्टर। अब हिंदी में अगर यही क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पादप रोगों की प्रकृति, उसका विकास तथा उसके रोकथाम का अध्ययन करते हैं,
फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आप लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट में बनता है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी के मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसको पूछा जा सकता है। तो ये 2 नंबर का है। इसमें यही जो मेन, इसके देखो कोर पे जाओ सीधा, जो मेन टॉपिक है पूछ रहा है उसी को लिख के आओ, बस ज़्यादा बकवास लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉन्ग क्वेश्चन उसमें डिटेल में समझाओ। द फाइटोपैथोलॉजी हैज़ 4 मेन ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1 इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी और डिजीज़ कंट्रोल। इटियोलॉजी क्या होता है, एक्चुअल जो क्या होता है, जो डिजीज़ स्टार्टिंग होती है, डिजीज़ इन्फेक्शन कॉज होता है किसी में, तो उसी का प्रोसेस होता है। और ये पैथोजेनेसिस क्या है, पैथोजेनेसिस में पेनिट्रेशन आता है, प्री पेनिट्रेशन प्रोसेस होता है इसमें, और पेनिट्रेशन प्रोसेस होता है जबकि पेनिट्रेट करता है होस्ट के अंदर पैथोजन। फिर बाद में और प्रोसेस होता है जिसको पोस्ट पेनिट्रेशन फेज बोलते हैं या चेंजेस बोलते हैं, अलग अलग परिवर्तन भी आते हैं। और एपिडेमियोलॉजी और डिजीज़ कंट्रोल, ये 4 ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइटोपैथोलॉजी के। अगला क्वेश्चन इसमें बनता है शॉर्ट नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट। व्हाट इज़ डिजीज़, रोग क्या है, डिजीज़ क्या है। प्लांट डिजीज़ इंट्रोडक्शन है इसमें। ठीक है, पादप रोग परिचय। द डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस बाय द हार्मफुल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्लांट आर नोन एज प्लांट डिजीज़। मतलब ऐसे शारीरिक परिवर्तन या शारीरिक बदलाव किसी पादप के अंदर जो उसके हानिकारक डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर दे, उत्पन्न कर दे, उसको बोलते हैं प्लांट डिजीज़। ठीक है, रोग बोला जाता है पादप रोग। अकॉर्डिंग टू एनन क्या थे, साइंटिस्ट थे, इन्होंने डिफिनेशन दी डिजीज़ की। इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 1950 में दिया था, डिजीज़ आर हार्मफुल चेंज इन द नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो उनका सामान्य बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो उनका मेटाबॉलिज्म है, जैविक क्रियाएं हैं, ठीक है, उनमें जब हानिकारक परिवर्तन हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। किसके अकॉर्डिंग, एनन के अकॉर्डिंग। रोग किसी जीव के सामान्य जैविक क्रियाओं में हानिकारक परिवर्तन को कहते हैं। अगले साइंटिस्ट स्टेकमैन एंड हरर। ठीक, हरर ने बताया डिफाइन प्लांट डिजीज एज अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी दैट इज हार्मफुल टू द प्लांट और टू एनी ऑफ इट्स पार्ट और प्रोडक्ट्स दैट रिड्यूस द इकोनॉमिक वैल्यू। पादप की इकोनॉमिक वैल्यू जो प्लांट है उसको कम कर दे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने डिजीज़ को डिफाइन किया। रोग शारीरिक एवं संरचनात्मक असामान्यताएं होती हैं जो कि पादप या पादप भाग के लिए या हानिकारक होती हैं तथा उनकी उत्पादकता की आर्थिक मान घटा देती हैं। तो इस तरह से इन्होंने रोग को, डिजीज़ को डिस्क्राइब किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। इसमें इस तरह से आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज़ कंट्रोल। तो पहला डिस्कस करते हैं हम, इटियोलॉजी क्या होता है। द इटियोलॉजी कंसर्न्स विद द causal organism along with the environmental condition that cause disease in plant। अभी इससे पहले मेन ऑब्जेक्टिव्स बताए थे, उसी का पार्ट ये चारों हैं, इटियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, एपिडेमियोलॉजी और डिजीज़ कंट्रोल। तो इटियोलॉजी मेनली क्या होता है, जब कोई भी काउजल ऑर्गेनिज्म जो पैथोजन है, रोग कारक, वो जब किसी होस्ट पे अटैक करेगा तो अटैक करने से पहले उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी टाइम, जैसे कोरोना आप एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत अच्छा, आप सब उससे काफ़ी अच्छे से परिचित हैं। कोरोना ठंडी में ज़्यादा कहर मचा रहा, नहीं मचाता है, उसका एक पार्टिकुलर टाइम होता है, वो टाइम आ चुका है अभी। ये जो कंडीशन अभी जो टेम्परेचर और एनवायरनमेंट इस समय का है, ये बहुत ज़्यादा फेवरेबल है उसके लिए। पिछले 2 साल से होलियाँ हम लोगों की अच्छी नहीं जा रही हैं, होली के बाद तुरंत जस्ट जो है बहुत ज़्यादा इसका इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो ये क्या होता है कि इसमें
जो पैथोजन होता है और होस्ट के बीच में इंटरेक्शन से पहले उसकी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, तभी डिजीज़ कॉज हो सकता है। तो यही इसी को बोलते हैं एटियोलॉजी। इन्वायरमेंट जो है उसकी सराउंडिंग है, उसकी कंडीशंस है, और ऑर्गेनिज्म, काउजल ऑर्गेनिज्म और होस्ट में जो इंटरेक्शन होना है उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं एटियोलॉजी में। अगला है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस जो है ये एक्चुअल मैकेनिज्म होती है डिजीज़ कॉज करने की, ठीक। डिजीज़ किस तरह से उसमें विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इसको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। द पैथोजेनेसिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट एंड दिस फेज इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। ये जो पैथोजेनेसिस होता है इसी में एक्चुअल में क्या होता है, डिजीज डेवलप होता है, इन्फेक्शन कॉज होता है। इसमें होस्ट और पैथोजन के इंटरेक्शन के बारे में बताया जाता है, किस तरह से हो सकता है। अब इंटरेक्शन अलग अलग स्पीसीज पे डिपेंड करता है। किसी में कुछ केमिकल सिक्रीट होगा, उसके थ्रू इन्फेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। किसी में टॉक्सिन सिक्रीट होंगे, अलग अलग प्रोसेस होता है। तो इसमें 3 पार्ट आते हैं मेनली। प्री पेनिट्रेशन चेंजेस, जो पेनिट्रेशन होगा होस्ट के अंदर पैथोजन का, उससे पहले क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं उसको हम इस पहली वाली हेडिंग में डिस्कस करेंगे। सेकंड में क्या है, पेनिट्रेशन प्रोसेस, किस तरह से होस्ट के अंदर पैथोजन जो है रोग कारक है वो किस तरह से उसमें पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक, उसके अंदर घुस रहा है। लास्ट में आता है पोस्ट पेनिट्रेशन चेंजेस। इसमें हम पढ़ते हैं कि होस्ट के अंदर पैथोजन इंटर कर गया, उसके बाद में वो क्या क्या परिवर्तन करेगा, ठीक है। तो इस तरह से पैथोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट डिजीज डेवलपमेंट की प्रक्रिया है पैथोजेनेसिस। हिंदी में पैथोजेनेसिस रोग के विकसित होने की वास्तविक क्रियाविधि है, जिसमें 3 चरण होते हैं। पेनिट्रेशन से पूर्व परिवर्तन और पेनिट्रेशन प्रक्रिया, फिर पश्च पेनिट्रेशन परिवर्तन। पेनिट्रेशन हो जाने के बाद में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तीसरा हमारा नोट्स है एपिडेमियोलॉजी पे। व्हाट इज़ एपिडेमियोलॉजी, या इस पर शॉर्ट नोट लिखने को, टिप्पणी लिखने को आता है। द एपिडेमियोलॉजी इज मेनली कंसर्न्ड विद द एपिफिटोटिक, that is it involves the interaction of crop, pathogen and environment, and moreover the seasonal carryover and subsequent dispersal of pathogens। ये क्या है, एपिडेमियोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा बहुत सारी ज़्यादातर क्रॉप्स जो होती हैं वो सीजनल होती हैं। जैसे जामुन, अभी आपसे कह दिया जाए जामुन लेके आओ, कहीं से तो लेके आओगे। मान लो अब आज की डेट में जीन मैनिपुलेशन के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी इतना ग्रोथ कर रही है इसमें, ठीक है, इतना डेवलप हो रहा है, तो चीज़ें संभव तो हैं, सारी चीज़ें हर समय में मिल जाती हैं। लेकिन जनरली अभी आपसे कह दिया जाए कि जामुन और आम तो इस टाइम नहीं मिलेंगे, कुछ महीने बाद वो हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें सीजनल होती हैं। इसी तरीके से फसलें जब सीजनल है तो डिजीज़ भी कैसे हो जाते हैं, सीजनल। क्योंकि जो जामुन के प्लांट पे डिजीज़ कोज करने वाला पैथोजन है वो लौकी कद्दू के पौधे पे थोड़ी ना कोज करेगा। तो अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग पैथोजन है। तो जब क्रॉप सीजनल है तो उसका डिजीज होगा वो भी सीजनल होगा। तो इन सब चीज़ों की इसमें जो है नॉलेज मिलती है, इसमें हम स्टडी करते हैं एपिडेमियोलॉजी में। और क्या होता है, किस तरह से डिजीज स्प्रेड करते हैं एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप में। जैसे गेहूं में मान लो स्मट लग गया, रस्ट लग गया, ठीक है, व्हीट रस्ट पढ़े हो, व्हीट रस्ट लग गया तो एक पौधे में लगा, फिर उसमें जब स्पोर फंजाई के बन गए, ठीक है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस्टेटिसाई कॉज करता है, तो उसके जब स्पोर बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, काला काला उसमें बर्नट अपीयरेंस बन जाता है, तो जब हवा चलेगी तो वो स्पोर उड़ के दूसरे पौधे पे जाएंगे। तो किस तरह से एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम एपिडेमियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट है डिजीज़ का कंट्रोल कैसे करते हैं। द कंट्रोल मेनली कंसर्न्स विद द डेवलपमेंट ऑफ सुइटेबल मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग द डिजीज़। बहुत सारी ऐसी मेथड हैं, इसमें बायोलॉजिकल मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम अगली क्लास में जो कंट्रोल है डिजीज़ का
इस पर डिस्कस करेंगे, पूरा विस्तृत में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। डिजीज़ कंट्रोल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी मुझे लग रहा है कि उससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है डिजीज़ कंट्रोल से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट से करमचंद, ठीक, प्रोफेसर करमचंद, केसी मेहता का नाम सुने होंगे आप लोग। तो केसी मेहता ने रस्ट डिजीज़ पे, व्हीट रस्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया था। लगभग सन 1970 के क्रॉस देखा जाए 1970 के लगभग में बहुत ज़्यादा जैसे कि अकाल पड़ गया था, एकदम भुखमरी चल रही थी। भुखमरी जानते हो आप लोग, जब कुछ खाने पीने के लिए नहीं रह जाता है। उस टाइम क्या हुआ था, जो गेहूं की फसलें थी, गेहूं हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, अभी भी उगाया जाता है, पहले भी पंजाब में बहुत ज़्यादा उगाया जाता था, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में भी होता है। तो क्या हुआ था कि जो रस्ट डिजीज़ था ये बहुत ज़्यादा उस समय हावी हो गया था, काफ़ी इफ़ेक्ट इसका पड़ा था, तो सारे गेहूं की फसलें नष्ट हो गई थी। उसको देखते हुए केसी मेहता ने इतना ज़्यादा शोध किया, ठीक है, 24 घंटे सोए नहीं, दिन रात रिसर्च किए, बहुत ज़्यादा मेहनत किए। उसके बाद में, ठीक है, इस पे जो है बहुत ज़्यादा शोध करने के बाद इसको ठीक किए थे। बहुत सारी मेथड ऐसे बताए थे जिससे कि हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।